अलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, धरने का 5वां दिन है। लाशों के साथ ठंडे मौसम में बैठे हजारा के लोग मुतासरीन सानया मच वजीर आजम इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त तक, लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इजलास भी तलब हो गया, अपोजिशन के लीडरान भी वहां पहुंच गए, लेकिन ना पहुंचे तो वजीर आजम इमरान खान ना पहुंचे, जिनके इंतज़ार में अभी तक वो लोग अपने उन शहीदों को लेकर बैठे हुए हैं जिनको वो अभी तक दफना नहीं पाए हैं। वो प्यारे जिनमें से एक ख़ानदान ऐसा और वो जैसे कि आज हमने देखा था कि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि उन इन इन ख़ानदानों में एक ख़ानदान ऐसा भी है जिस के घर के अंदर अब कोई भी दफनाने वाला उनको मर्द बचा नहीं है कंधा देने के लिए डेड बॉडी को. So this is very strange situation. This is very, again, very heart wrenching. This is a sad dilemma of this country. Again, I am being forced to use this word again and again due to the circumstances which we are having in our country, unfortunately, which we are facing since 70 years in the past. If I say this, I think this is not wrong ऑल टुगेदरली. सो आज भी हम वही देखते आ रहे हैं. और कोयटा, मैं बार बार कहती हूँ, बलूचिस्तान का वो इलाका और ये जो मच का ख़ास तौर पे जो ये वाक़या है, ये वो एरिया, ये वो बेल्ट है जो कि बहुत सेंसिटिव रहा है. लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के एतबार से मैं बात कर लूँ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो अनडाउटेडली ये सेंसिटिव एरिया रहा है और अनडाउटेडली हम माजी में भी देखते रहे हैं. आज मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के वो माजी के ट्वीट्स 2007 के, 13 के, 12 के मुझे याद आए कि जब कोयटा के अंदर कोई इस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या होता था तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, जब वो अपोजिशन में बैठे होते थे, तो उनको बड़े ही दुखी दिल के साथ बहुत हमदर्दी, बहुत हसासियत और ये सारी चीज़ों से जज्बों से सरशार होकर वो बात करते थे. वो चीज़ आज ऑपोजिशन के लीडरान में नज़र आए, लेकिन थोड़ी सी इस बात की भी तकलीफ हुई कि वहाँ जाकर सियासत करना इस वक्त बिल्कुल कतई होना नहीं चाहिए. कि मरियम नवाज़ साहिबा की बहुत अच्छी स्पीच थी, वेरी वेल डन, कि जहाँ वो बात कर रही थी आज वहाँ खड़े होकर, लेकिन इन द एंड ऑफ द लाइन जब वो ये बात करने लगी कि अगर तुम यहाँ नहीं पहुँचे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुखातिब करके उन्होंने कहा, तो फिर उसके बाद तुम्हारी वो कुर्सी जो इस्लामाबाद की है वो तुम्हें वहाँ से हटाने के लिए जो है उन्होंने ख़ास तौर पर ये बात की कि वहाँ से हटाने के लिए तुम्हें जो है कोई भी नहीं रोक सकेगा. तो ये सियासी कलमात जाते जाते अगर अदा ना करती तो बहुत अच्छी, उन्होंने वेरी अच्छी स्पीच दी. बलूचिस्तान में बार बार यही पूछ रहे हैं हम सालों से कि जी दहशतगर्दी में मुलविस कौन है, साने मच के संगीन जो इसके असरात हैं वो क्या हैं, इसके पीछे अब तक क्यों नहीं सिक्योरिटी लैप्स है. मैं बार बार कहती हूँ सिक्योरिटी लैप्स का वर्ड मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली. और इसमें भी कोई दो राहें नहीं है कि हमारे जो बॉर्डर से रिलेटेड इस वक्त हमारे चारों तरफ जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान की मैं बात करूं, वो वहाँ एक वॉर का सिनेरियो बिल्डअप रहा. इंडिया हमें नहीं चाहता कि हम किसी तौर से आगे जाएं या साफ कैटेगरी में हमारा नाम हो लिस्ट में शामिल. सो वो भी हमें इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है पाकिस्तान का, जो स्ट्रैटेजी जो इस वक्त हमारी बाउंड्री लाइंस हैं, उसको भी देखते हुए हमें थोड़ी सी बात करनी होगी, क्योंकि अपोजिशन बहुत दफ़ा कहीं ज़्यादती कर जाती है आगे जाते जाते बात करते में. सो दिस इज़ सर्टेन दैट वी शुड हैव टू I guess we should have to review it again and again कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ जो हमारे टर्म्स हैं और जो उनके साथ हमारी चीज़ें हैं उसको भी हमें देखना पड़ेगा, उनकी भी इनलाइटन में जाके हमें चीज़ों पे बात करनी पड़ेगी. एक तरफ वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है उन्होंने भी बात की कल, और उन्होंने, मैं देख रही थी कि जाम कमाल साहब जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा शुरा के धरने के शुरा से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने ये बात कही कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आ भी जाएंगे तो काम तो हमने ही करना है, कि हम इस खत्ते की सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, या यहाँ के जो इंटरनल और एक्सटर्नल वेयर अबाउट्स हैं उन सारी चीज़ों को हम बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, तो हमने ही करना है जो भी करना है. उनके आने का तो ठीक है मामला, लेकिन इस पर हम फिर बात करते हैं. दूसरा, अफ़गान कौंसलेट ने आज एक बात की. पहले अफ़गान कौंसलेट ने एक मरासला जारी किया था 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी 3 कान कुनो के वर्षा ने मैयत अफ़गानिस्तान भिजवाने की दरख्वास्त की है. यानी कि इन 11 लोगों में से ये जो 11 मच में जो कान कुन शहीद हुए हैं,
जहाँ महक आप कह लें, तो उनमें उन्होंने ये कहा था कि जो 11 आउट ऑफ 3 हैं वो अफ़गानी हैं, अफ़गानी बाशिंदे हैं, और उनकी उन्होंने जो है वो डेड बॉडीज़ मांगी थी, मैयतें मांगी थी। लेकिन अब उन्होंने ये आज जो एक नया मरासला अफगानिस्तान कॉन्सुलेट से जारी हुआ है, उसमें ये बताया जाता है कि जी इसमें 7 कानकुन जो हैं वो अफ़गान बाशिंदे हैं। सो देयर इज़ एन अनदर पॉइंट ऑल्सो कमिंग इन टू दिस ऑल सिनारियो। सो हम इस फैक्टर को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। आई विल टॉक अबाउट दिस एज वेल इन टुडेज प्रोग्राम। वेल, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जी आज एक और मामला हुआ, और वो ये कि एक तरफ तो ये के हवाले से, मुतासरीन के हवाले से पूरा दिन हम देखते रहे कि ये सारी चीज़ें चलती रहीं। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जी आज जो वज़ीर आज़म साहब के ख़ास तौर पे अगर मैं बात कहूँ, उनकी जो मावन खुसूसी बराए तवानाई हैं, उन्होंने ताबिश गौहर साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, और शोबे में बड़ा तवानाई के शोबे में बड़े अहम इस वक्त उनको ये पोस्ट मिली हुई थी। ताबिश गौहर तवानाई के शोबे में अहम किरदार ना मिलने पर दिल बर्दाश्ता थे। अच्छा, ज़रा ये बताते हैं, जो पीपीईस से जो पैसे लाने की जो बात थी, हमने पीपीईस के ऊपर बड़ा प्रोग्राम किया था, और आपको याद होगा नाज़रीन, हमने जब प्रेसिडेंट का इंटरव्यू किया था आरिफ अलवी साहब का, तो मैंने उनसे भी सवाल किया था कि पीपीईस के मामले पे आप तो कहते थे रिपोर्ट्स मंजर आम पर लाएंगे। आज तो असद उमर साहब कहते हैं कि जी वो मामला ना छेड़ें क्योंकि वो एक्सटर्नल मामला है, वो इंटरनेशनल मामले पे चला गया है। सो आई विल टॉक अबाउट दिस एज वेल इन टुडेज प्रोग्राम, बट बिफोर स्टार्टिंग माय प्रोग्राम आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय गेस्ट पैनल। आई हैव सेंटर ज्ञानचंद फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन द स्टूडियो। उनको खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेंटर ज्ञानचंद साहब फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड आई हैव राइट नाउ ज़ेब जाफर साहिबा, एमएनए है मुस्लिम लीग नून से, और उनके वालिद साहब भी सेनेटर रहे हैं, सीनियर रहनुमा रहे मुस्लिम लीग नून के, और वो भी अब खुद भी माशाल्लाह एमएनए हैं, और ख़ुद भी 2 दफ़ा से एमएनए मुंतखब हो रही हैं। उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू ज़ेब फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मैं आपकी तरफ जाऊंगी सेंटर ज्ञानचंद साहब। आज बिलावल साहब गए, हमने देखा, एंड वहाँ जाके उन्होंने जिस तरह की तकरीर की वो भी सुनी। उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज के साथ जो है वहाँ पे जिस तरह से बात की, दैट वाज एप्रिशिएबल। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक नहीं पहुंचे? क्या हमारे यहाँ ये एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स ऐसी ही रही है शुरू से? हम माजी में भी देखते रहे हैं कि जब जो सरबराहान होते हैं वो टाइम ले लेते हैं, वो नहीं जा रहे होते और इस तरह से बैठे होते हैं और दूसरे कामों में मसरूफ होते हैं, जबकि हम देखते हैं कि ऑपोजिशन में जब जो लोग बैठे होते हैं उनके पास एक थोड़ी सी फीलिंग्स होती हैं कि नहीं जी जाना चाहिए और इस तरह करना है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स, और दिस इज रियली अ ह्यूमन फील कि जी वो आज गए और वहाँ जाके उन्होंने बात की है। देखिए, हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसमें दहशतगर्दी काफ़ी वक्त से चली आ रही है। उसमें हमने देखा कि बड़े बड़े वाक़ात भी हुए, लेकिन बलूचिस्तान की सिचुएशन आज भी ज़रा संदिग्ध है। उसमें जो हज़ारा कम्युनिटी जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ भी कंटिन्यूस इस किस्म के वाक़ात होते आ रहे हैं। कल मैं किसी चैनल पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन हो रहा था कि अपोजिशन क्यों नहीं जा रही है। तो मैं कहता हूँ कि अपोजिशन अवॉइड कर रही थी कि हमारे जाने से इसको तासुर ये लिया जाएगा कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान 5 दिन तक नहीं आए, तो अपोजिशन के अहम लीडरान गए हैं, वहाँ पे भी उन्होंने कोई ख़ास पॉलिटिक्स की बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करने आए हैं। और इमरान खान को भी जो वो डिमांड कर रहे हो, क्या मांग रहे हैं इमरान खान से? कोई पैसे मांग रहे हैं और कोई क्या चीज़ मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ ज्यादती हुई है, आप आए। हमारी भी डिमांड यही है कि इमरान खान हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो बनीगाला के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। इतने तसल्सल से उनके साथ हो रहा है। वो 2000 लाशें सिर्फ वहाँ पे दफना चुके, वो कब्रिस्तान बना हुआ है, वो 2000 से 2500 लाशों की बात हो रही है। तो वो दुखी हाल में रोड पे बैठ गए हैं कि इस मुल्क के हुक्मरान जो कहते हैं कि रियासत माँ की जैसी हो, से उसका चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इमरान खान साहब, वो आते उनके ज़रा गम में शामिल होते, वो आकर कहते कि भाई ये हमारे भाई हैं, ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं, इनके साथ कुछ हो गया है, हम उनके साथ लड़ रहे हैं। पेशावर वाक़े के बाद क्या हुआ था, सब मिल गए थे। लेकिन यहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो माशाल्लाह बादशाह बना बैठा हुआ है, वो कैसे जाएगा जनाजों में? वो तो प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर जनाजों में तो नहीं जाते। वो वहाँ जाते हैं जहाँ पे प्रोटोकॉल हो, जहाँ पे बड़ी आओ भगत हो। तो प्राइम मिनिस्टर के Do you really think this is the reason कि वो नहीं जा रहा है? यही वजह लगती है आपको? मैं क्या कह सकता हूँ, या तो बताएं ना कि वो कौन सा मुतालबात कर रहे हैं। और जब हमारी गवर्नमेंट इसको टोटली
सिक्योरिटी का नहीं समझते कि ये मैटर ऑफ सिक्योरिटी है एंड यू शुड इमरान खान ऑपोजिशन का ये भी फिर किरदार होना चाहिए कि वो पूछे सिक्योरिटी से भी कि जी ये सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ. देखिए बात ये है कि Why people are only blaming and criticizing the government? देखिए सिक्योरिटी लैप्स हुआ तो उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी तो गवर्नमेंट पे जाती है. इमरान खान साहब अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ भी है, हो जाते हैं वाकत, हम इस बात पे नहीं आते कि कोई इसकी रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ आती है या पीटीआई की या इमरान खान की तरफ आती है. लेकिन बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर दहशतगर्दी का वाक़ा है और हम जब वहां पे अगर वो वहीं पे जाने में उनको आर था कि वो महसूस कर रहे थे कि उनकी ईगो खराब हो जाएगी, वो बड़े लोग हैं और ऐसे मजदूरों के जनाजे पे चले जाएं, तो कम से कम कोयटा जाकर वहीं पे कैंप लगा लेते, वहीं पे कोई प्लान लेके आते. एपीसी का इतना बड़ा वाक़ा हुआ ना, हमारे बच्चे मारे गए ना, तो सब लोग बैठ गए, एपीसी बुला ली, उसमें डिसीजंस हुआ, तो उन लोगों को थोड़ी तसल्ली हुई कि कम से कम ये स्टेट हमारी वजह से कुछ कर रही है. और उस नेशनल एक्शन प्लान बनने के बाद आप देखते हैं कि कंट्रोल होना शुरू हो गई ये दहशतगर्दी. अभी भी उस पर हमारे ऑब्जेक्शंस हैं कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पे उसके स्पिरिट के मुताबिक अमल होता तो शायद ये वाक़ात इस किस्म के शायद कहीं कम होते या रोके जा सकते. people have reservations of national action plan कि उसको उस तरह से नहीं इम्प्लीमेंट कराया जा रहा. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स ज़ेब जाफर साहबा, बताइएगा आज मरियम नवाज साहिबा भी वहाँ गई, उसके बाद मैं देख रही थी शाहवानी साहब जो स्पोक पर्सन थे, लियाकत शाहवानी साहब बलूचिस्तान के, फौरन आ गए थे वो पीटीवी पे और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे जैसी बिलावल साहब की और मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई कि हमें अच्छा लगा कि ऑपोजिशन आई, लेकिन ऑपोजिशन ने एंड में जाते जाते उसको जो है वो पॉलिटिक्स का एक रंग दे दिया इस सारे मामले को. क्या कहती हैं आप इसके ऊपर और किस तरह से देख रही हैं? आज आला सतह का इजलास भी चल रहा था प्राइम मिनिस्टर की तरफ, खासतौर पे उसमें ये भी डिसाइड हो रहा था कि जी उनको लवाहिकीन को कोई पैकेज देने की बात होगी या कुछ उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, ये सारी चीज़ों पर, और वज़ीर आज़म साहब जाएंगे नहीं जाएंगे, और फिर वो इस सारे मामले पर रिपोर्ट भी ले रहे थे कि जो अब तक सिक्योरिटी लैप्स हुआ है इस पर क्या सूरत हाल है. हाउ मच यू पीपल आर सेटिस्फाइड विद इट? थैंक यू रिदा. सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इतने अहम और इतने सेंसिटिव बात पे मुझे भी इन्वाइट किया. लेकिन सबसे पहले इंसानी हमदर्दी को सियासत का नाम ना दिया जाए. ये बहुत अफसोसनाक है कि सियासत है क्या? हमारी खिदमत खल्क के अलावा सियासत है क्या? सिर्फ हमारा ताज और तख्ता ही है. हमारा काम क्या है कि हम एज मेंबर्स, एज हुकूमत, हम एज गवर्नमेंट, हमारा काम है कि हम ऐसे कानून साजी करें, ऐसा कानून बनाएं, ऐसा लॉ पास करें, ऐसे हर अपने लॉ अबाइडिंग जितने हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करें ताकि हमारे रहने वाले सिटीजन्स को तहफ़्फ़ुज़ महफूज हो. अगर आप गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते तो खुदारा तो सिक्योरिटी तो दें. ह्यूमन की अनकाइंड गुजारा एक वक्त की नहीं खाएगा, एक वक्त की खा लेगा, लेकिन वो उस गोली का किस तरह सामना करेगा जो नहाते हाथ बैठा हुआ है. और जिस कम्युनिटी के ऊपर बार बार हमें पता है कि वो सेंसिटिव है, बार बार विक्टिमाइज है, तो क्यों नहीं उसको आप लोगों ने सिक्योरिटी दी? और अगर इमरान खान साहब यहाँ नहीं हज़ारा आए तो 5 दिन टीवी पे क्या उनको नजर नहीं आ रहा था कि हज़ारा के लोग लाशें लेके बैठे, माए बहनें -8 में बैठी हुई हैं? क्या उनको नजर नहीं आ रहा था कि अगर वो यहाँ नहीं पहुंचा तो वहाँ पे एटलीस्ट इजलास बुलाता, वहाँ के बॉर्डर पे वहाँ की जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनसे सवाल पूछता कि अभी तक ये क्या हुआ है कि ये सिक्योरिटी लैप हुआ है, और जिसने ये क्राइम कमिट किया है, ये आज पीपल आज अरेस्टेड, उसने एक मीटिंग नहीं बुलाई, उसने कोई प्रेस टॉक नहीं की, इस बारे में जिक्र नहीं किया. क्या इमरान खान चाहता था कि इस बात को हम दबा देंगे? क्या वो किसी के बच्चे नहीं है? किसी का भाई मरा है, किसी का बाप मरा है, जैसा आपने बताया. एक फैमिली में तो 8 कोई मर्द ही नहीं बचा. एक मासूम बच्ची अपने बाप की लाश पे बैठी है. 5 साल की बच्ची को क्या होश है कि क्या हुआ इसके साथ? एक स्टूडेंट जिसने अपनी जिंदगी सफर शुरू करना था, चंद पैसे जोड़ने के लिए, अपनी फीस के लिए उसने ये काम शुरू किया. किस तरह बेरहमी से मारा भी गया और किस बेरहमी से कत्ल किया गया. खुदारा इस पे तो पूरी कौम को उठना चाहिए और शर्म आनी चाहिए. पीटीआई की गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए इमरान खान को कि वो अपने आप को इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठा हुआ है. उसको शर्म नहीं आती? वो किस तरह अपनी जमीन के साथ रात को सोता है कि उसको लाशें नजर नहीं आती है. तो मरियम नवाज अगर आज गई है
तो उसको आज याद आया कि वो अपनी कैबिनेट की मीटिंग रखे, उसको आज याद आया कि उसको भी हजारा में जाना चाहिए। तो ये तो फिर हमारी ऑपोजिशन ने उसको याद कराया है। अच्छा ज़ेब जाफर क्या समझती है, जुल्फी बुखारी साहब को भेजा, अली जैदी को भेजा, शेख रशीद को भेजा, सो डोंट यू पीपल थिंक, क्या ऑपोजिशन इस बात से मुतमईन नहीं है कि इतने सारे लोगों को तो भेजा आपने नहीं, माजी में जब मुझे याद है जब Who is the प्राइम मिनिस्टर? इस वक्त जो है पाकिस्तान की सदारत की सीट पे इमरान खान बैठा हुआ है, जो दावे करता था कि मैं तब्दीली लाऊंगा, एक नया पाकिस्तान बनाऊंगा। तो ये क्या शेख रशीद ने लेके आना था, जो कल किस जमात में ऐसे बंदे ने क्या आके वो गरीबों को जवाब देना था? जब वजीर आजम का काम था, इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई ही थ्रोइंग अवे अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे क्यों कांधों के ऊपर उसने फेंका? ज़ेब इफ यू वुड अलाउ मी आई आस्क यू माय कंप्लीट क्वेश्चन, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे माजी में हमने देखा था जब वाकया हुआ इस तरह की दहशतगर्दी का, तो एहसन इकबाल साहब को आप लोगों ने भेजा था, नहीं हो सके थे मुज़ाकरात तब भी, फिर उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ आए और सारी चीज़ों, अब आज अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अपने लोगों को नीचे भेजते हैं तो आप लोग नहीं समझते कि एहसन इकबाल साहब was interior minister related to the subject कि उस law and order of the country he was looking after। तो शेख रशीद साहब शेख रशीद को तो कल ये वजारत मिली है, रेलवे तो चला नहीं सकी, उनको इंटीरियर पता नहीं किसने दिलवा दी, सही, तो वो क्या करेंगे? हाँ जिनको कल उनको क्या पता कि क्या होना है क्या नहीं होना? सही। जो हर वक्त उनके पास कोई नजूमी बैठा हुआ है जो उनको बताता रहता है कि अगली दफा अभी हुकूमत में ये होगा तो ये होगा, उस जैसा कमजोर शख्स वो क्या किसी को इंसाफ दिलाएगा? So you people think that this could not be the right thing जो की PM This is साहब not ने the procedure, this is not the method। पाकिस्तान का हर शहरी उसकी जान माल तहफ़्फ़ुज़, उसकी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की जिम्मेदारी है, इमरान खान की जिम्मेदारी है, वो किसी और के कंधों पे ये बात नहीं छोड़ सकता। और सिर्फ डायलॉग बाजी और जहाँ सिर्फ विक्टिमाइजेशन की सियासत कि इसको पकड़ लो, इसको नैब में डाल दो, इसको जेल में डाल दो, इसके अलावा उसको आता क्या है? क्या आप मुझे ये बताइए, आवाम जानती है कि क्या उसने शो किया? कराची, आप लोग कराची में बैठे हुए, कराची में उसने आज तक क्या दिया है? जहाँ पे उसने सीटें इतनी निकालता था, इतने दावे करता था, उसने क्या किया? पूरा कराची डूबा हुआ था, क्या किया इसने आके? कोविड की सबसे पहले अनाउंसमेंट कराची से हुई, क्या किया इसने? कोविड जैसी सेंसिटिव चीज पे भी वो चुप रहा जब तक चीजें इतनी अलार्मिंग सिचुएशन पे नहीं चलेगी। तो क्या वो हर दफा बेहोश होता है या किसी और हालत में होता है कि उसको होश नहीं होती है जब तक चीजें इतनी ऊंची इस हद तक पहुंच जाए कि पूरा पाकिस्तान आज लॉकडाउन है? सिर्फ आप देखें हर शहर में धरने हो रहे हैं, या बरादरी हर शहर में निकली हुई है। बिल्कुल, कराची इस वक्त जैम पैक हो गया है, इस वक्त कराची को जो है वो उन्होंने बंद कर दिया है इसी मामले पे सारा। बिल्कुल, रोडों पे लोग निकलाए और हर किसी की हार्ट बर्निंग हो गई है। हजारा कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है और जिनका नहीं भी है, हर कोई उनका दर्द महसूस कर रहा है, उनकी हार्ट बर्निंग हो रही है कि दिस इज नॉट इट, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए और हमें सिक्योरिटी चाहिए अपने लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा मैं आपसे मजीद भी बात कर रही हूँ, लेट मी गो टू ज्ञानचंद साहब। सेंटर ज्ञानचंद साहब, ये बताइएगा कि कराची में भी इसके इम्पैक्ट आए हैं, हम देख रहे हैं, और जैसे कि अभी ज़ेब भी फरमा रही थी, तो हम ये देखते हैं यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने कोई उनसे मतलब अपने सतह पे कोई बात की है अब तक? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे शहर के अंदर भी इस वक्त डिस्टर्बेंस है, पार्शली बंद हो गया है, तो क्या इस ज़मन में सिंध गवर्नमेंट कोई आगे अपना किरदार प्ले कर रही है? देखिए, सिंध गवर्नमेंट की सतह पे भी और हमारी पार्टी की सतह पे उनसे बात हुई है। उनको कहा गया है कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, पूरा मन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको फुल सिक्योरिटी भी मिलेगी, लेकिन आप रोड ब्लॉक करने को अवॉइड करें। और कल आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद उन्होंने रोड की एक साइड पे वो बैठ गए थे, कुछ खुल गए थे, फिर सुबह उन्होंने बंद किया, तो भी उनसे मेरा ख्याल है कि किसी ने बात की है, तो शायद वो रोड के एक साइड पे चले गए हुए। लेकिन मसला ये है कि उनको कैसे मनाएं? उनकी डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर आ जाए, वो नहीं आ रहे। और प्राइम मिनिस्टर की ये है कि ये यहाँ पे सिर्फ ये यहाँ पर का मसला नहीं है, कराची में जब एयर क्रैश हुआ था जी बिल्कुल, तब भी प्राइम मिनिस्टर को याद नहीं आई थी, वहां पे तो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था। ये सिर्फ ये था कि जिस घर से लोगों की लाशें उठाई जाती हैं और उसमें अगर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं मैं कहूंगा, लेकिन स्टेट की कोई रेस्पॉन्स है एक तरीके से, हाँ, तो वहां पे उसके स्टेट के सरबराह को वहां पे जाना चाहिए। लेकिन ये तो इमरान खान है, ये तो खान है ना। अपोजिशन ने कहा कि आप मुल्क नहीं चला सकते चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी
पे आओ, अपोजिशन के साथ बैठो। आधी अपोजिशन को ये चोर डाकू कहते हैं और बड़ी टीम इन्होंने लगाए रखी है। सुबह के टाइम पे पंजाब की वो टीम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, दोपहर को दूसरा कोई करता है, दोपहर को तीसरा कोई करता है। शेख रशीद को भेजा है जिसको वो चपड़ासी रखने के लिए तैयार नहीं था। फिर हमारे ये फैसल वावडा और ये गए, उन्होंने वहां जाकर कहा क्या है, अली जैदी और अली जुल्फिकार जैदी। फारी, हाँ। हाँ तो भाई आपने वो अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे तो उनको क्या फायदा होगा? भाई जो लाश रख कर बैठे हुए, फिर इल्जाम लगाते हैं अपोजिशन कर रही है, वो कर रही है, वो कर, हाँ। जिनके अपनों के लाश पड़े हुए हैं उनको सियासत याद होगी। लेकिन किसी की गम परसी में, किसी के कहाँ जाने में, किसका दुख बांटने के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है। इनकी नॉन सीरियसनेस की क्या बात करें। अच्छा, एक निजी चैनल ने आज दोपहर में टिकट चलाए, डब्बे घुमाए कि जी मुआहिदा हो गया है हुकूमत के और जो वहाँ पे बैठे हुए इस वक्त लवाहिकीन धरना शुरका उनके दरमियान, और कुछ देर में जो है वो सारी बात निबट जाएगी। मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन ये डब्बे घुमाओ वो मुझे किसी ने भेजे भी थे कि ये इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ये क्या आपको लगता है कि इस तरह से चीज़ें चलना भी और फिर उसके असरात ना आना भी, किस तरह से इसको कैसे देखते हैं इस मैटर को? देखो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मुआहिदा होना कोई डिस्प्यूट है इमरान खान और उन लोगों के बीच में, जिसकी उसका झगड़ा कोई हुआ था जिसकी वजह से वो लोग मारे गए। ये तो इमरान खान को आपको लगता है मुज़ाकरात हो जाएंगे? मैं समझता हूँ Before- 5-6 दिन के बाद वो कितने दिन आखिर अपने लाश रखकर बैठे बैठे रहेंगे। एक मायूसी की सिचुएशन जो पैदा हुई है, जो आज तो वो बेसी का कह रहे थे मुजाहरा, कि हम 100 दिन भी बैठ सकते हैं। देख वो कह रहे थे, doesn't ठीक है visit उनके and come उनके for जज्बात 100 थे, years, हाँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर की बेहसी है, हमारे वुज़रा की जो 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 उन्होंने कमेंट्स किए हैं, ये कोई कमेंट्स करने की बात है? कोई लाश रख कर बैठा हुआ उनसे ऐसे बात की जाती है? इमरान खान ट्वीट्स पे बात कर रहे थे, उनमें लान में बड़े सुकून से काला चश्मा लगाकर बैठकर बात कर रहे होते हैं, बाकी इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं। आपकी वो पूरी टीम जो है मीडिया के तर्जमानों की, इमरान खान जितनी मीटिंग्स उससे की हैं, उतनी मीटिंग्स अगर दूसरे मामलात पे करता तो मेरा ख्याल कुछ मुल्क का भला होता। अभी भी 5-6 दिन से आपके जाने में कहीं आपकी नाक को ठेस पहुंचती है कोई उन लोगों के पास, आप कोयटा में कैंप तो कर सकते हैं ना। फिर इनके मुज़ाकरात कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, उनको अल्टीमेटली तो उठेंगे ना। लेकिन बात यह है कि बलूचिस्तान का ये सेंसिटिव इशू, स्पेशली जो हज़ारा कम्युनिटी है उससे उनके साथ ये कंटिन्यूसली जो इस किस्म के अंधोनाक वाक़ात हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं और क्या प्लान लेके आते हैं, जो एक सस्टेनेबल बात होगी, जिसके लिए मेरा ख्याल है इमरान खान के पास टाइम नहीं है। बस उस पर क्या तबसरा करें। अच्छा, इमरान खान साहब के पास टाइम नहीं है। ज़ेब जाफर साहब आपकी तरफ आऊंगी। ज़ेब, मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से इस मामले को फिर अब देखती हैं, क्योंकि देखें ना, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं जा रहे हैं और इससे पूरा मुल्क इस वक्त अल्टीमेटली डिस्टर्ब है। मैं कहूँ कराची भी पार्शली डिस्टर्बेंस तो फेस कर ही रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो ब्लॉकेज है यहाँ पे भी देखें, और इवेंचुअली इन द होल कंट्री इस वक्त हम देख रहे हैं। आज मैं लाहौर में भी देख रही थी, पंजाब में सरवर साहब को भेजा हुआ था, गवर्नर पंजाब वहाँ पे उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे थे, और फिर ये खबर का चलना कुछ एक निजी चैनल पे ये डब्बे घूमना कि जी मुज़ाकरात हो गए हैं और अभी कुछ देर में आ जाएगी खबरें, ये इसको किस तरह से देखती हैं? नहायत अफसोस की बात है कि आपके प्यारों की लाशें पड़ी हुई हैं और ये मुज़ाकरात की बातें करते हैं। कुछ अपने पड़ोसी मुल्कों से ही सीख ले, कोई तैयब अर्दगान से ही सीख ले जो अगले दिन हमारे मुल्क में आए थे कि सीरिया के लिए जब रेफ्यूजीज पहुंचे थे तो उनके बॉर्डर खोल के खुद तैयब अर्दगान वहाँ उनको रिसीव कर रहे हैं और खैमों में सेटल कर रहे हैं। ये भी महाजनीन है, ये भी अफगानिस्तान से आए हैं, ये भी पाकिस्तान में सेटल हुए हैं। आप उनके प्यारों की दाद रसई नहीं कर सकते, उनको उनकी तकलीफ को महसूस नहीं कर सकते, तो ये क्या मुज़ाकरात करेंगे? अगर आप सोचें कोल माइनर्स थे जिनको जिस तरह बेरहमी से मारा गया, तो उनकी माशी हालात क्या होंगे? 2 किलोमीटर के कहा गया कि हज़ारा कम्युनिटी को इससे बाहर जाने नहीं दिया जाता, तो वो अपनी फैमिलीज को किस तरह सस्टेन करेंगे, अपने फाइनेंशियल मैटर्स को किस तरह देखेंगे? तो हर चीज से मुज़ाकरात ही होते हैं, मतलब कोई ह्यूमैनिटी की कोई हकीकत कुछ नहीं वहाँ ताल्लुक रखती। अगर इसी तरह इमरान खान ने आंखें बंद की तो आई डोंट थिंक सो पाकिस्तानी अवाम उसको माफ करेगी, ना हम उसको माफ करेंगे। अगर हुआ तो हम सब खुद निकलेंगे रोडों के ऊपर
اور احتجاج کریں گے اور عمران خان کو مجبور کریں گے کہ جو اس کا کام ہے اس نے کرنا ہے, اس کو آنا چاہیے, اور ایز اے پرائم منسٹر آئے اور جو ان کے مطالبات ہے وہ مانیں, ان کو انصاف دے, اور ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا زیب یہ بھی بتائیے گا, آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاون خصوصی برائے توانائی تابش گوہر صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے وزیر اعظم کے, اس معاملے کو بھی کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ اور اس میں ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ وہ توانائی کے شعبے میں اہم کردار نہ ملنے پر دل برداشتہ تھے, اور وہ پی پیز کا معاملہ تو آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. دیکھیں جی, یہ ان سے حکومت نہیں چلتی. اگر اتنی دیر عمران خان کنٹینر پہ جو اس نے ضائع کیے, اگر تھوڑا سا ہوم ورک کر کے شیڈو گورنمنٹ بھی تیار کر دیتا تو شاید کوئی رزلٹ. اس کو اس نے اگلے دن بھی کیبنٹ میں شفٹ کی ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہا, اور اس نے اپنے منہ سے ایڈمٹ کی ہے کہ ہم وی ور ناٹ ریڈی, وی ڈڈ ناٹ نو وٹ وی ہیڈ ٹو ایڈریس. تو یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں تھا نا کہ تم نے پرائم منسٹر کی خواہش کی اور اس پہ آ کے بیٹھ گئے. اس سے پہلے تم نے کوئی پبلک آفس ہی نہیں ہولڈ کیا. So this, I'm not surprised on this resignation, and I'm not surprised کہ آگے بھی ہوگا, کیونکہ یہ گورنمنٹ ان سے نہیں چل رہی. ٹھیک ہے. صحیح زیب جعفر صاحبہ, میں سینٹر گینٹن صاحب آپ سے بھی اسی پہ ون لائنر چاہوں گی, پھر میں نے بریک پہ جانا ہے کہ آج توانائی میں تابش گوہر صاحب معاون خصوصی جس طرح سے انہوں نے ریزائن کیا, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ لیکن میڈم نے ٹھیک کہا کہ ان سے یہ گورنمنٹ نہیں چل رہی ہے, اور عمران خان نے بھی اقرار کیا کہ بھئی تیاری کے بغیر کسی کو لایا نہیں جانا چاہیے تو اچھا ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہاں پہ کیا کیا فیصلے کیے. آرمی چیف کے والا معاملہ بھی آپ نے دیکھا تھا, سمپل معاملہ تھا. پھر یہاں پہ جو آئی جی کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس واقعے کو انہوں نے کیسے ڈیل کیا. اور پھر اپوزیشن نے پہلے دن سے جو ان کو آفر دے رکھی تھی, وہ 2.5 سال کے بعد ان کو نیشنل ڈائیلاگ یاد آیا. اور جب اپوزیشن لاہور میں احتجاج کر رہی تھی تو یہ کوئی ریئیکٹ کرنے کا فوٹو اس ٹائم پہ شیئر کرنے کا تھا, یہ پری پلانڈ تھا کہ آپ کتوں کو بسکٹ کھلا رہے ہیں. عمران خان کتوں کو بسکٹ کھلانے کے, بڑے بڑے جانوروں کا ان کا احساس ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو جانوروں کو بسکٹ کھلاتے ہیں, لیکن لوگ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے, ان کا احساس نہیں ہے. تو ان سے گورنمنٹ نہیں چل رہی ہے. استعفیٰ تو عمران خان کا بنتا ہے, اس نے وہ ٹیم سلیکٹ نہیں کی ہے. 2.5 سال کے بعد کتنے اسپیشل اسسٹنٹس ہیں جو نااہلی اپنی کی وجہ سے چلے گئے ہیں. اگر عمران خان ان کو کام نہیں کرنے دے رہا تو بھی عمران خان کا بنتا ہے. اگر اس نے نااہل ٹیم سلیکٹ کی ہے تو بھی اس ملک کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے. ٹھیک ہے. ان کو عمران خان کے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے لاس جبلے میں کہا تھا کہ پولیٹکس کی ہے, پولیٹکس نہیں کی ہے. یہ لوگوں کے دل کی آواز ہے. جس پرائم منسٹر کا کو احساس نہ ہو پبلک کا, وہ پبلک اس کو نکال باہر کرے, یہ لازمی بنتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ زیب جعفر صاحبہ آپ کا, اور ایک بریک کی طرف میں بڑھتی ہوں, بریک کے بعد واپس آ رہے, اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین, اور مجھے ابھی جوائن کر رہے ہیں عبداللہ حمید گل ہیں, جنرل حمید گل صاحب کے بیٹے ہیں, چیئرمین تحریک جوانان پاکستان ہیں. ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ, اور السلام علیکم آپ کا. وعلیکم السلام. اچھا, میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ واقعہ چونکہ ظاہر سی بات ہے, اب ثانیہ مچ کے اوپر میں ظاہر سی بات کر رہی ہوں, اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ 5 دن سے ایک کیا سارا ماجرا کریٹ ہوا ہے. آپ سے اس سوال کو کرنا بنتا ہے. میں سیاست دان سے نہیں یہ سوال کر رہی تھی, اور آپ سے سوال کرنے کا مقصد میرا اس لیے ہے کہ آپ بہت اچھے سے سیکیورٹی کے معاملات کو بہتر طور سے بیان کر سکتے ہیں. اور یہ اس طرح کا واقعہ ہونا ہی کیوں, ہمارے پاس اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, سیکیورٹی لیپس کیوں ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رضا آپ کا. یہ دیکھیے بہت خطرناک واقعہ ہوا, اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کسی صورت لوگوں میں ایک دہشت گردانہ جو اس کا خوف ہے, دہشت گردی کا ایک سراسیمگی وہ پیدا کی جائے, خوف و ہراس پیدا کیا جائے, لوگوں کو ٹیررائز کیا جائے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, اس کے 2 پہلو ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں آن گوئنگ, اس کے اندر تمام جو زیادہ لیبر کام کر رہی ہے وہ پنجاب, سندھ اور کے پی سے آئی ہوئی ہے. بلوچستان کے اندر کیونکہ زیادہ جو بلوچ لوگ ہوتے ہیں وہ اسکلڈ نہیں ہوتے, اس وجہ سے وہاں کی لیبر جو ہوتی ہے, لوکل لیبر, وہ نہیں ہوتی.
इसलिए जो बाहर के लोग आते हैं वो फिर खौफ व हिरास में मुब्तला हो जाते हैं और वो सिक्योरिटी कंपनियां जो होती हैं वो बाहर चली जाती हैं, वापस चली जाती हैं, और वो कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो होती हैं वो कामों में दिलचस्पी नहीं लेती। दूसरी बात इसके अंदर ये होती है कि जो कंपनियां होती हैं उनके रेट महंगे हो जाते हैं, यानी कि अगर उन्होंने फर्ज करें कि 1 लाख रुपया किलोमीटर अगर लिया है तो फिर पता चलता है कि वो उसको 2 लाख कर देते हैं, क्योंकि लोगों की सिक्योरिटी के लिए उनको जाहिर है सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं। ओके। तीसरा इसका जो पहलू है वो हाँ। एक और है, हाँ। वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर इनखला हो रहा है। अब अफगान फौज जो है वो एक कंफ्यूजन के अंदर चली गई है। उनको हाँ। वो नहीं चाहते कि किसी सूरत अमेरिकन फौज जो है वो वहां से एग्जिट करे, क्योंकि अगर वो वहां एग्जिट करेगी तो नतीजे में तालिबान की हुकूमत आ जाएगी। तालिबान की हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान के प्रो पाकिस्तानी आ जाएंगे, और पाकिस्तान को फिर वस्ती एशिया की जो तिजारती मंडियां हैं उन तक बहुत आसानी से रसाई हासिल हो जाएगी। तो पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर कंट्री है वो एक तिजारती मुल्क के तौर पर एक मजबूत मुआशी जो मुस्तहकम होने की वो एक सबूत बन जाएगा। नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, और फिर चाहे वो रियासत इसराइल हो या रियासत हिंदुस्तान, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। इसलिए कुछ अनासर जो अमरीकी फौज के अंदर भी मौजूद हैं जो कि ड्रग ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हैं। इसकी वाज़े मिसाल ये है कि जब मुल्ला उमर की हुकूमत वहां आई तो उन्होंने ओपीएम ग्रोथ को जीरो के ऊपर ले आए, यानी कि मनशियात को सिफर के रेट के ऊपर ले आए। और ये मेरी और आपकी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक और दीगर आईएमएफ और दीगर इदारों की रिपोर्ट है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आज का ये हाल है कि दुनिया का 93% जो नारकोटिक्स का ट्रेड है वो अफगानिस्तान की सरजमीन से जो है पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। यानी कि 6,800 टन जो पिछले साल जो वहां से तिजारत हुई मनीषात की, तो वो कहाँ हुई, किस जगह हुई, ये सोचने वाली बात है। और फिर यूएसएएफ फोर्सेस की मौजूदगी में अगर आप वहाँ ड्रोन की टेक्नोलॉजी उनके पास है, बम उनके पास है, हर किस्म की फौज उनके पास है, हेलीकॉप्टर और एरियल सपोर्ट मौजूद है, तो फिर वो तल्फ क्यों नहीं कर सकते ये अफीम की फसल को? इसका मतलब है कि जानबूझ के नहीं की जा रही। तो ये एक तीसरा पहलू है। और चौथा पहलू इसका ये है कि हिंदुस्तान में जो 5 कौंसल खाने और एक जो उनका सिफारत खाना वहां मौजूद है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बना हुआ है। और उनको मालूम है कि अगर यहाँ से वो पाकिस्तान की फौज फारिग होती है, क्योंकि अभी तो हम सिक्योरिटी की वजह से वहां बैठे में हैं, ये 2642 किलोमीटर बॉर्डर जो है इसके ऊपर 2,02,000 फौज हमने अभी जो है वो तैनात की दी है। जब ये वहां अमन आ जाएगा तो फिर नतीजे में वो फौज जो है वापस ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर आ जाएगी, वेस्टर्न बॉर्डर से हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान को जो है वो टर्मोइल में रखें, बलूचिस्तान को आग लगाए रखें, और ये दहशत गर्दी का फितना जो है ये दोबारा सर उठा रहा है। और आपने देखा कि जब जब ये टॉक्स अफगानिस्तान में कुछ आगे बढ़ती हैं, कुछ अमन और सलामती की तरफ जाती हैं, पहले भी जब ये हुआ तो आपने देखा कि एफसी के जवानों को कत्ल कर दिया गया, 7 को शहीद कर दिया गया। उसके बाद मौलाना आदिल को कराची के अंदर शहीद कर दिया गया। ये वो तमाम इंडिकेटर्स हैं जो कि सिंध में, केपीके में, और खास तौर पे जो फाटा का इलाका है और जो फिर बलूचिस्तान के अंदर वो टेरराइज करना चाहते हैं। अब उनको मालूम है हजारा कम्युनिटी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, और वो जाहिर है एक पूरे हजारा कम्युनिटी के अंदर जो है वो एक गम और गुस्से की लहर जो है वो मौजूद है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर उन्होंने टारगेट किनको किया, पहले हाथ बांधे, उसके बाद उनके जो है वो सर कलम किए गए, बहुत जुल्म हुआ जी। और अब उनकी जो वीडियोस हैं वो उनको दिखाया जाएगा ताकि लोगों में मजीद जो है वो खौफ और का रास जो फैले। है वो अंसर मौजूद हो जाए। तो ये वो तमाम, और इसके ऊपर एक बाकायदा स्लैग हैरिसन की किताब मौजूद है, बलूचिस्तान इन द शेडो ऑफ अफगानिस्तान। बलूचिस्तान जब जब अफगानिस्तान में कोई आता है गैर मुल्की या अफगानिस्तान से इनखला होता है, बलूचिस्तान के अंदर धमाके शुरू हो जाते हैं। और इसी तरीके से माजी के अंदर जब रूस एग्जिट कर रहा था तो लंडा बाजार, बोरी बाजार, कश्मीरी बाजार के अंदर ऐसे वाकयात हुए जिनमें एक वक्त में सैकड़ों लोग जो है 300 लोग जो है उनको जो है शहीद किया गया। पाकिस्तान के अंदर जो रशियन स्पेटनर बटालियन थी, जो क्रैक कमांडो बटालियन थी, वो आके बाकायदा दहशत गर्दी करती थी। यानी कि इस हद तक जो है वो
चले गए थे। उनके जो जहाज थे वो ऊपर एरियल फोटोग्राफी करते थे। मिग 25 और मिग 23 जो थे वो ऊपर हमारे पाकिस्तान की फजा के ऊपर बकायदा जो है दरअंदाजी करते फिरते थे। अच्छा, अब मैं यही ऐसी सूरत यही यही सॉरी टू कट यू इन बिटवीन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मैं यही आपसे इसी में पूछना चाह रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि ठीक है ये सुनने की हद तक और थ्योरेटिकल और सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड पर है उससे तो ये बातें सब समझ में आ रही हैं, लेकिन वो लोग जो चले गए, जो लोग शहीद हो गए, जो लोग जाँ बहक हो गए, 2000 के करीब लोग बताए जा रहे हैं जो कि अब तक वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, उस पर सोशल मीडिया पे लोगों का एक बड़ा गमो गुस्सा और सवाल है। और अब ऑपोजिशन के भी कुछ लोगों के मुंह से मैंने इन दिनों में ये सुने कि भाई हमारी सिक्योरिटी की तो हम बड़ी तारीफें सुनते हैं और पूरा चर्चा है उसका पूरी दुनिया में, फिर ये इन चीज़ों पे हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रिता, मुझे आपका सवाल सुन के बहुत खुशी हुई, क्योंकि आप ये सवाल ना करती तो एक तशनगी रह जाती। पहली बात है कि इस सारे सिक्योरिटी सूरत हाल को समझना पड़ेगा। अफवाज पाकिस्तान की जो एक कोर वहां लगी हुई है पूरे बलोचिस्तान। बलोचिस्तान क्या है? पाकिस्तान का 44%, और एक कोर के अंदर तकरीबन 80,000 के करीब जवान होते हैं। अब 80,000 के जवान अगर आप लगा लें तो अगर ये 10-10 किलोमीटर पर भी एक जवान खड़ा करें तो 80,000 की नफरी जो है तब भी जो है वो बहुत कम पड़ जाती है। अब एक तो ये बात है। दूसरी बात उसके अंदर है कि क्या अफवाज पाकिस्तान वाहिद इदारा है जो हर सिक्योरिटी का जिम्मेदार है? क्या हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान, पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है, क्या उनका कोई किरदार नहीं है? क्या कभी आपने आईबी का नाम सुना? क्या आपने कभी एफआईए का या कभी आपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन का नाम सुना कि उन्होंने भी कोई कार्रवाई की हो? क्या वजह है कि हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई या एमआई का ही नाम आता है? आपको याद होगा पहले कर्नल सोहेल साहब ने वहां एक अपनी जो है वो जान का नजराना पेश किया मुल्क के लिए, और खुद जाके उन्होंने फ्रंट से लड़े और वो शहीद कर दिए गए दहशतगर्दी के एक वाकये के अंदर। तो ये वो तमाम वाकयात हैं जिसको हमें मेरे ख्याल में गौर करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमारी जो इस टाइम पे पैसा है वो कितना है? 18% आप बजट लगाते हैं पूरा पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। इसके लिए जनरल अशफाक परवेज कियानी ने एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बकायदा स्टेटिस्टिक्स कौम के सामने रखे थे, लेकिन अभी तक मफरूजा ये है कि जी 80% बजट जो है वो खा जाती है फौज। ये बिल्कुल गलत बात है। तीसरी बात इसके अंदर यह है कि अगर आप चले पाकिस्तान को एक तरफ साइड पे कर दें, दहशतगर्दी के वाकयात तो हम चले जाते हैं बरतानिया के अंदर और हम अमेरिका में चले जाते हैं। आज के दिन आप देख लें कि अमेरिका के अंदर जो अभी आज जो पूरे दिन सिनेरियो रहा जल रहा है बिल्कुल अमेरिका का जो तो आप मुझे बताएं कि अमेरिका का जैसा मुल्क जिसमें न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का जो बजट है वो पूरे पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है, उस न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हर मिनट में एक जो है वारदात होती है और 50,000 जो है वो कत्ल पूरे अमेरिका में सालाना होते हैं। अब आप मुझे बताएं कि वहां सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या तनकीद का निशाना बनाया जाता है? हमें ये एक ऐसी जंग है जो हमारे अंदरूनी और बैरूनी तौर के ऊपर हम पर मुसल्लत कर दी गई है, और अफगानिस्तान में जितनी जल्दी अमेरिकन फोर्स का जो है वो अफगानिस्तान से इनखला होगा तो हमारे लिए जो है वो आसानी और बेहतरी के असबाब पैदा हो जाएंगे। लेकिन बरतानिया के अंदर सिर्फ लंदन शहर में 10 लाख कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन क्या वो 7/7 की बमबारी जो है वो रोक सके? क्या वहां दहशतगर्दी के आए दिन जो वाकयात पेश आते हैं क्या उनको रोक पाए? किसी के जहन में जाके आप घुस नहीं सकते। बहुत सारी कामयाबियां होती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जिनको आप बता भी नहीं पाते, तब मीडिया उसको ग्लोरीफाई नहीं करता। आज इस मामले के ऊपर जो बहुत जुल्म हुआ, लेकिन जब एससी के 7 जवानों को शहीद कर दिया गया बेईमाना अंदाज में, तो क्या इसी तरह से कोई धरना दिया गया? और फिर आज ये जरूर मैं धरने वालों के साथ हूँ, शामिल हूँ। आज मेरी बकायदा वहां तकरीर भी हुई और मेरे साथ जो है वो मेरे पूरी काबीना जो थी वो वहां बलूचिस्तान की वहां मौजूद है पिछले 4 दिन से। लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बजाय हुकूमत को पूछने के लिए, बजाय सूबाई हुकूमत को पूछने के लिए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अचानक नाम लगा देना, ये कौन सी दानिशमंदी है? कौन से दुनिया के मुल्कों के अंदर अपनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जो है वो वन लाइनर मुझे बताइएगा ये बात यही कि क्या वजीर आजम साहब लेट हो गए, अभी तक नहीं गए, वहाँ पे पहुंचे नहीं है, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? बस वन लाइनर के मेरे पास 30 सेकंड्स है। वन लाइनर ये है कि मुझे बहुत अफसोस है, दुख है। मैंने वजीर आजम साहब को खुद रिक्वेस्ट की है और मैंने मुख्तलिफ लोगों से जो है रिक्वेस्ट भिजवाई है उन तक कि आप मेहरबानी करें और दुश्मन का जो ये हमला है जो कि हमारे आसाब के ऊपर हावी है इसको भी रोकें, और वहां के वो बच्चे हैं हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं उनके जख्मों पे मरहम रखें।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवाना ने पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। वन लाइनर में सेनेटर ज्ञानचंद साहब आपसे भी लेना चाहूँगी, जो सारी बात उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से की, आप कितना मुतमईन है, कैसे देख रहे हैं। मैंने वो सवाल उनके सामने रखे थे जो अपोजिशन और सोशल मीडिया के सवाल थे। बाकी तो बातें ठीक है, लेकिन जो कहते हैं ना कि स्किल्ड लोग बलूचिस्तान से नहीं मिलते, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी बनती है। वहाँ पे क्या हमने काम किया है। जब हम 18th अमेंडमेंट और एनएफसी अवार्ड पे आते हैं तो 44% जो एरिया है उसको अगर आप उस हवाले से डेवलप नहीं करेंगे तो वो लोग अनपढ़ ही रहेंगे। हमें उनको ट्रेन करना है, वो वहाँ के लोगों को डील कर सकते हैं, वहाँ से लड़ सकते हैं, उनको पता होगा कि कौन कौन कहाँ पे छुप रहा है। ठीक है, बाकी फॉरेन एजेंसी से देकर जो भी है उनको तो हमारी स्टेट ने डील करना है, वो यकीनन उनको डील करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञानचंद साहब आपका भी। इसी के साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान निदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।